हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले हमारी डेफिनेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन किसी भी सिचुएशन में ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, उसको वो उसमें एक्सपोज हुआ। एक्सपोज मतलब उसने फेस किया वो चीज़ें जिसमें कि उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो विटनेस है, या उसमें सामने आया, या उसने एक्चुअल में किसी चीज़ को फील किया। एग्जांपल जैसे थ्रेटन डेथ है या सीरियस इंजरी। एग्जांपल जैसे अभी थोड़े दिन पहले ये उड़ीसा में ट्रेन वाला कंडीशन हुई थी, उस तरीके से कोई सिचुएशन अगर किसी ने पर्सन ने फेस की है खुद के लिए या दूसरे के लिए, फिजिकल इंटीग्रिटी आई है, फिजिकल कोई इंजरी है, हेल्थ मतलब एग्जांपल जैसे हेड इंजरी हो गया, हाथ पैर कट गया, टूट गया, तो वो सिचुएशन जो आती है उसको बोला जाता है। उस सिचुएशन होने के बाद जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के जो सिम्टम आ रहे हैं पर्सन में, उसको बोला जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है, इसमें है हमारा यहाँ पे कॉज क्या क्या हो सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो है हमारा वार, अगर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जैसे कि यूक्रेन में हुआ था रिसेंटली, और थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे चाइना और इंडिया की टीम में, मतलब जो आर्मी है वहाँ पे फाइट हुई थी, तो वो एक नॉर्मल वे में थी। जो यूक्रेन में था वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो चीज़ अफेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कोई भी, जैसे एग्जांपल कहीं पे फ्लड आया है या सूखा है या अर्थक्वेक आ गया है, तो वो कंडीशन। इसके बाद आता है कार और प्लेन क्रैश, कोई ऐसी सिचुएशन जो टेक्निकली मतलब जिसमें कि जैसे प्लेन जा रहा है तो उसमें एकदम से प्रॉब्लम हो जाए, वो क्रैश हो गया, तो उस कंडीशन में कोई बच गया है, उसके फैमिली मेम्बर, तो वो हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का कोज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेररिस्ट अटैक। ये आप सभी को ही पता है। चाइल्डहुड नेगलेक्ट में रहेगा कि अगर पेरेंट्स नेगलेक्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो बचपन से ही उसके माइंड में फिक्स हो जाएगा, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है। किडनैपिंग कंडीशन है तो वो भी सिचुएशन पोस्ट ट्रॉमेटिक, क्योंकि क्या रहता है कि जब कोई किडनैप करता है तो एक ट्रॉमेटिक कंडीशन बन जाती है, जिसमें डर रहता है मौत से निकल के आने वाली सिचुएशन। जब कोई निकल के आता है उस सिचुएशन से, तो वो सिचुएशन होती है, उससे भी पर्सन में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम आते हैं। रेप केसेस है, ये भी अफेक्ट करता है, इसकी वजह से भी पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है किसी का, या सडन किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन के बाद मतलब कई पर्सन का होता है कि उस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में तो वो सिम्टम आते नहीं उसमें, लेकिन बहुत टाइम बाद या जैसे 6 महीने या 1 साल के बाद भी कईयों में आता है, लेट सिम्टम आते हैं, कईयों में जल्दी आ जाते हैं। तो उस लॉस को जो वो फील कर रहे हैं, वो सिचुएशन आती है हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। और सेक्सुअल अब्यूज़, ये कुछ एक कंडीशंस हैं जो कॉज जो इवेंट हैं जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। एक आता है हमारा असॉल्ट का, ये भी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक कोज है, इवेंट है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजीज़ कोज कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, मतलब जो जो फैक्टर हमारे रहेंगे तो उसमें इंक्लूड है रिस्क फैक्टर जो हो सकते हैं। विमेन में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमेशा ही टेंशन में रहती है, कोई ना कोई सिचुएशन, वो किसी भी चीज़ को करने में मतलब इमोशनली अटैचमेंट जो होती है ना, वो अफेक्ट करती है पर्सन को ज़्यादा। दूसरा आता है यहाँ पे प्रीवियस कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, स्पेशली अर्ली लाइफ में अगर पर्सन को कोई सीवियर सिचुएशन हुई थी, तो उस कंडीशन में भी होने के चांस है। अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ईजिली उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम अराइज हो सकते हैं। अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है जैसे डिप्रेशन की या पोस्ट ट्रॉमेटिक की, तो उसको भी होने के चांस होते हैं। फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है किसी का, तो उस कंडीशन में भी, सब्सटेंस अब्यूज़ वाले केस में तो सबसे ज़्यादा होने के चांस होते हैं। एक दूसरा आता है हमारे यहाँ पे पर्सन को डिप्रेशन है, एंजाइटी या अदर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, तो उसमें भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांस रहते हैं। हाई लेवल है स्ट्रेस का एवरीडे लाइफ में, एग्जांपल जैसे ऑक्यूपेशन में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या सोसाइटी में हो सकता है कि कोई ना कोई प्रेशर हमारे ऊपर बना रहे, उसकी वजह से स्ट्रेस में जा रहे हैं हम, वो स्ट्रेस कोज हो सकता है। या कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एकदम से कोई चेंज आ गया आपकी लाइफ में, तो वो कंडीशन हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ट्रॉमा के टाइम पे
ट्रॉमा होने के बाद फैमिली मेम्बर को कोई हेल्प नहीं मिल रही, आसपास लोग उनकी हेल्प नहीं कर रहे, साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो वो भी रिस्क हो सकता है कि पर्सन में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के सिम्टम आए। कॉपिंग स्किल्स लैक हैं पर्सन में, मतलब अपने आप एडजस्ट नहीं कर पा रहा सिचुएशन में। एग्जांपल जैसे डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं, पर्सन वो बार बार एक ही रिपीट कर रहा है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, या जैसे कई बार होता है डिस्प्लेसमेंट कंडीशन, डिनायल कंडीशन, तो वो लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद पर्सन में डिप्रेशन और अदर साइकोटिक डिजीज़ कंडीशन होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आती है हमारी, नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के? तो फर्स्ट सिम्टम दिया है आपका री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट। पर्सन बार बार उसी सिचुएशन को फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस कंडीशन में आता है इंट्रूसिव अपसेटिंग मेमोरी ऑफ द इवेंट। बार बार चीज़ें उसके माइंड में आ रही है, बैठा है, खाली बैठा है, किसी के साथ बैठा है, तब भी उसके माइंड में वही चीज़ें चलती है। फ्लैशबैक, वही सेम सिचुएशन बार बार उसके आँखों के सामने आए जा रही है, कहीं पे भी बिजी है तब भी नाइटमेयर से रात को डर लगना, मतलब डर के मारे नींद खुल जाना। रीज़न है नींद खुलने का कि वही जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो सिचुएशन उसके सामने बार बार उसके सपने में भी आ रही है। इंटेंस डिज़ास्टर कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें क्या है कि पर्सन बार बार उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में अपने को फील कर रहा है। फिजिकल रिएक्शन रहती है पर्सन में, जैसे कि एग्जांपल है पाउंडिंग हार्ट है, हार्ट बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई है, रैपिड ब्रीदिंग है, नोजिया है, मसल टेंशन है, स्वेटिंग है, बैठे बैठे बिना किसी वर्क के, फिजिकल वर्क के पर्सन को स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइपर वेंटिलेशन की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन वो सिम्टम होते हैं हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। नेक्स्ट आता है अदर सेकेंड टाइप की है सिम्टम, हमारे सेकेंड टाइप सिम्टम में इंक्लूड है हमारा, यहाँ पे रहेगा एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिविटी अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है पर्सन, प्लेस को छोड़ देगा, उसके रिगार्डिंग जो थॉट आते हैं बार बार, जो ट्रॉमा से रिलेटेड सिचुएशन होती है ना, उन सिचुएशंस को छोड़ने की कोशिश करता है, उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, जिसमें अवॉइडेंस एंड नमिंग सिम्टम रहते हैं सेकंड वाले में, तो उससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो भूल जाना, मतलब क्योंकि भूल जाता है, रीज़न क्या है कि उसके माइंड में वो चीज़ें वही चल रही हैं जो उसके साथ हुआ है, तो उसकी अटेंशन प्रेजेंट सिचुएशन पे ना रह के पास्ट वाली सिचुएशंस पे रहती है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट, एक्टिविटी में इंटरेस्ट और जनरल लाइफ में इंटरेस्ट पर्सन का लॉस हो जाता है। उसकी वजह से क्या रहता है कि उसको मतलब जैसे डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में होता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो पर्सन ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, ऐसा फील करना शुरू कर देता है कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। नॉर्मली हम भी जब हमें किसी से हेल्प की नीड होती है, या कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें किसी की ज़रूरत है, कोई काम है, तो उस कंडीशन में अगर हमसे नहीं हो पा रहा, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में भी हमारे माइंड में आता है कि कोई नहीं हमारा साथ देने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है, मतलब हेल्प हमारे पास नहीं है, होप भी हम छोड़ देते हैं, तो वो सिचुएशन आती है। नेक्स्ट आता है हमारा फीलिंग ऑफ डिटैच फ्रॉम अदर एंड इमोशनल नम। इस कंडीशन में रहता है कि पर्सन अपने आप को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा है, एग्जांपल वो मनी के मैटर में भी हो सकता है, किसी और पर्सनल सिचुएशन में भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में पर्सन अपने आप को दूसरों से दूर करना शुरू कर देता है, इमोशनली दूर करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इमोशनली डिटैच या नम, क्योंकि उसमें नॉर्मेलिटी, मतलब उसको कोई अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी कोई हेल्प कर रहा है नहीं, बाद में ऐसा हो जाता है इमोशनली कूल जिसको बोला जाता है, वो सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाती है पर्सन में। इसके बाद आता है लिमिटेड फ्यूचर के सेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी पर्सन में। रीज़न क्या है कि जब उसके आसपास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो पर्सन के माइंड में आ जाता है कि उसकी जो लाइफ स्पेन है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना उसने सोचा था। उसकी एग्जांपल कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, जैसे कि कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसकी मैरिज नहीं हो पाएगी, वो सिम्टम आएगा, या इसके साथ साथ है उसकी जॉब नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इतना हो सकता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया है पर्सन में, फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है, या कोई और कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन में पर्सन के माइंड में ये रहता है कि अब वो जॉब भी नहीं कर पाएगा, उसको मिलेगी भी नहीं, और फैमिली मेम्बर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरों पे वो बोझ बन गया, इस तरीके के सिम्टम्स पर्सन में आना स्टार्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम की कैटेगरी आती है हमारे यहाँ पे। सिम्टम है इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड इमोशनल अराउजल। तो इस कंडीशन में थर्ड जो सिम्टम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, जिसमें कि एंजाइटी पर्सन की बार बार इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, पर्सन नींद नहीं ले पाएगा, पूरी नींद नहीं कर पाएगा 8 घंटे की, या तो सोने में उसको दिक्कत होगी, अगर वो सो गया है तो लंबे टाइम तक अपनी स्लीप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसमें नेक्स्ट सिम्टम है कि एंगर और इरिटेबिलिटी कंडीशन रहेगी, जल्दी गुस्सा हो जाएगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, हाइपर विजिलेंस रहेगा। इसमें रहता है पर्सन हमेशा रेड अलर्ट पे। रेड अलर्ट मतलब छोटी सी भी सिचुएशन आती है ना, तो उसमें भी वो ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फीलिंग ऑफ जम्पी एंड ईजली स्टार्टल्ड, एकदम से ऐसा फील होगा कि फाइनल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा, गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, तो वो फाइनल डिसीजन भी अपना अच्छे से नहीं ले पाता। ये सिम्टम रहेंगे। इसके बाद आता है अदर कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे, एंगर एंड इरिटेबिलिटी है, गिल्ट, सेम एंड ब्लेम, सेल्फ ब्लेम, खुद को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। कई बार सब्सटेंस अब्यूज़ की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर रहा, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, या बार बार वो सिचुएशन आ रही है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कई लोग सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से अपने आप को फ्री फील करते हैं। फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट रहेगा, क्योंकि लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट टूट गया। एग्जांपल जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ है या फिजिकल असॉल्ट या कोई और कंडीशन हुई है, तो उसमें लोगों से मतलब लोगों पे ट्रस्ट कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। डिप्रेशन और होपलेसनेस ही मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया है। उस सिचुएशन में सुसाइडल थॉट और फीलिंग भी रह सकती है। पर्सन या तो फील करेगा या उसके माइंड में आ ही गया कि अपने आप को ख़त्म करना है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है उसका, तो जीने का क्या फ़ायदा। ऐसी सिचुएशन अगर आ गई है पर्सन में, तो वो कंडीशन सुसाइडल अटैम्प्ट या सुसाइडल फीलिंग की रहेगी। फीलिंग अलेन और अलोन, पर्सन अपने आप को सिचुएशन से अलग, मतलब वो उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएगा, कोई और उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में अपने आप को अलोन फील करता है। या उसके बाद सिम्टम आ सकते हैं, पर्सन में फिजिकल लेक और पेन रहेगा, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में उसको कोई ना कोई सिम्टम अराइज होता रहेगा, जिसमें उसको पेन फील होगा। नेक्स्ट सिचुएशन आती है हमारी चिल्ड्रन और एडोलसेंट में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। चिल्ड्रन और एडोलसेंट में रहेगा फियर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चों को डर रहेगा, डर रहता है मदर अपने पेरेंट्स से दूर होने का। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था उड़ीसा ट्रेन वाला, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने मम्मी या पापा किसी ना किसी को तो खोया ही होगा, तो वो सिचुएशन रहेगी उनकी, जो इमोशनल कंडीशन वो इससे मैच करती रहेगी। इसके साथ साथ रहेगा एक्वायर्ड स्किल है जो बच्चे का, वो लॉस हो जाएगा। एग्जांपल जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, 3 साल का बच्चा, 3 से 6 साल के बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग अराइज होती है या उनको सिखाई जाती है, तो वो ट्रेनिंग ख़त्म, मतलब क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा बच्चा, उसमें टेंशन, एंजाइटी वो सब है, सेपरेशन एंजाइटी आ गई है, तो उसकी वजह से वो जो ट्रेनिंग है उसके जो स्किल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्लीप प्रॉब्लम आएगी बच्चे में, नाइटमेयर रहेगा विदाउट रिकॉग्नाइजेबल कंटेंट, क्योंकि वो जो सिचुएशन उसने देखी है या फेस की है, तो वो सिचुएशन क्या रहता है कि बार बार डर लगने लग जाता है, उसकी वजह से रात में नींद नहीं आएगी लंबे टाइम तक, या तो सो नहीं पाएगा या स्टार्ट नहीं कर पाएगा, या तो अपनी नींद को, या वो लंबे टाइम तक सो नहीं पाएगा। इसके बाद आता है कंपल्सिव प्ले रहेगा, जिसमें कि बच्चे में बार बार ट्रॉमा से रिलेटेड थॉट या जो एक्शन है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, कि वो सिचुएशन जो उसने फेस की है वैसी ही कंडीशन उसके आंखों के सामने घूमती रहेगी। नया फोबिया, एंजाइटी के सिम्टम, मतलब ट्रॉमा से अनरिलेटेड सिचुएशन में डर बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है, या फैमिली मेम्बर नहीं है, मतलब एग्जांपल पेरेंट्स मदर फादर नहीं रहे बच्चे के, तो जो केयर टेकर होगा वो कौन होगा, कहीं उसका कोई मिसयूज़ ना करे। मिसयूज़ मतलब कि उसकी हेल्प ना करे या काम ज़्यादा करवाए। जैसे एग्जांपल जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि मदर नहीं होती तो स्टेप मोम मदर होती है, वो नेगेटिव एटीट्यूड रखती है बच्चों के रिगार्डिंग और उनको मिसट्रीट करती है, तो इस तरीके से सिम्टम, इस तरीके से थॉट बच्चे में आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है एक्टिंग आउट ट्रॉमा थ्रू प्ले, स्टोरी और ड्राइंग। तो इसमें क्या रहता है कि जो ट्रॉमा से रिलेटेड कंडीशन होता है ना, बच्चा वैसे ही एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, या तो वो ड्रामा से या स्टोरी ही उस सिचुएशन के अराउंड घूमती हुई नज़र आएगी, या ड्राइंग जो बना रहा है बच्चे का अगर इंटरेस्ट ड्राइंग में है, तो वो ड्राइंग भी ऐसी क्रिएट करेगा कि जो उस पूरे इंसिडेंट्स को शो कर रही है।
इसके बाद आता है कि कोज अपीरेंट नहीं होता, बट बच्चे में पेन और बॉडी एक सिम्टम रहते हैं, इरिटेबिलिटी और एग्रेशन ये सिम्टम कॉमन रहते हैं हमारे इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा मिनोमिक्स में दिया है कि कुछ एक ऐसे फाइनल सिम्टम्स जो हम जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पेशेंट को स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें रहेंगे। सबसे पहले आता है डिटैचमेंट का, ड्रीम्स करके है ये वर्ड, तो उसमें फाइनल वर्ड दिया हुआ है जो हेल्प करता है हमारा सिचुएशन को एग्जामिन करने में। डिटैचमेंट, पर्सन दूर हो जाता है सबसे, रीज़न जैसे हमने पढ़ा है पहले कि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील करता है पर्सन। डिप्रेशन के सिम्टम आए हैं तो अपने आप को सबसे अलग फील करना शुरू कर देता है। री एक्सपीरियंसिंग द इवेंट, जो फर्स्ट हमारा सिम्टम था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, उसमें आया था कि पर्सन बार बार चीज़ों को याद कर रहा है, बार बार उसकी आंखों में के सामने आ रहा है, तो री एक्सपीरियंस हो रहा है। थर्ड आता है इवेंट हैड इमोशनल इफेक्ट, उसकी वजह से इमोशनली डिटैच, मतलब इमोशनल रिएक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, वो सब सिम्टम। उसके बाद आता है अवॉइडेंस, हर चीज़ को अवॉइड करना, मतलब जो थर्ड सिम्टम था उसमें था हमारा कि पर्सन उस सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, उस प्लेस जो आसपास एरिया है उससे दूर भागना शुरू कर देगा, उसकी बात, उस इवेंट से रिलेटेड बातें करना बंद कर देगा, वो सिचुएशन हमारी आती है। नेक्स्ट आता है मंथ इन ड्यूरेशन, ये जो सिम्टम रहते हैं वो कंडीशन लंबे टाइम तक भी जा सकती है, कईयों की होती है 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, कईयों का लंबा टाइम भी चला जाता है, तो वो कंडीशन रहती है। उसके बाद आता है सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपर विजिलेंस, पर्सन हाइपर एक्टिव रहेगा या हाइपर विजिलेंस, मतलब कि हर छोटी सी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे पहले हमने सिम्टम पढ़े हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है DSM 4TR क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ एक सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले वाले में है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले वाले में है हमारा यहाँ पे रहेगा सिम्टम जिसमें कि पर्सन ट्रॉमेटिक इवेंट से एक्सपोज तो हो रहा है। इसमें पर्सन का जो एक्सपोज हुआ है ट्रॉमेटिक इवेंट से वो कुछ एक फॉलोइंग सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले तो है पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है या उसका विटनेस है या कन्फ्रंट है इवेंट से रिलेटेड, या उस सिचुएशन एक्चुअल इवेंट में इन्वॉल्व था, या उस किसी को डेथ या इंजरी हुई है उसके फैमिली मेम्बर की या खुद की, तो वो पर्सन ही हम इस क्राइटेरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड आता है पर्सन का इन्वॉल्व रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, इंटेंस फियर रहेगा, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या हॉरर कंडीशन है जैसे नाइटमेयर कंडीशन है, वो सब सिचुएशन है तो ही इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आएंगे। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे सिम्टम का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें रहेगा ट्रॉमेटिक इवेंट परसिस्टेंटली री एक्सपीरियंस, बार बार पर्सन उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक या दो सिम्टम चीज़ें, मतलब एक या दो ऐसे इवेंट जो हम इसमें 5 में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशन आई है पर्सन में, तो ही हम इसको PTSD में डायग्नोज करेंगे। सबसे पहले रिकलेक्शन ऑफ इवेंट जिसमें इमेज, थॉट और परसेप्शन पर्सन की उसकी इंक्लूड होती रहती है, बार बार चीज़ें उसकी आंखों के सामने घूम रही है। ड्रीम ऑफ इवेंट, बार बार पर्सन को उसी चीज़ के सपने आते रहते हैं, डरावने सपने आते रहते हैं। थर्ड आता है एक्टिंग और फीलिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट वर रिकरिंग, बार बार वो चीज़ें उसको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो ही चीज़ें उसके यहाँ सामने घूम रही है, या ऐसा फील कर रहा है कि वही होने वाला है। इल्यूजन कंडीशन हो गई है, हेलुसिनेशन है, या डिसोसिएटिव फ्लैशबैक एपिसोड आ रहे हैं, पर्सन को बार बार वही दिखाई दे रहा है, तो वो कंडीशन आने के चांस उसकी वजह से हो सकता है। या फोर्थ है इंटेंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है पर्सन में, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्यू है सिंबॉलिक, जैसे कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट जो हो रहा है कि उसमें साइकोलॉजिकली इंटरनली भी अफेक्ट आता है और एक्सटर्नल भी अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी वो उसको भी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ऐड कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी में भी रहेगा सेम, फिजिकल सिम्टम है तो फिजिकल में कोई सिंबल या कोई क्यू हमें अगर मिल रहा है, एग्जाम्पल पर्सन अकेला बैठा है और या कोई डिफॉर्मिटी हुई है पर्सन में, या ओवर हाइपर एक्टिव है, तो वो कंडीशन इसमें इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्ड या C पॉइंट, जिसमें इंक्लूड है अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, पर्सन बार बार चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें
रिस्पॉन्सिवनेस है, नमिंग ऑफ जनरल रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ट्रॉमा होने से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी पर्सन में, लेकिन ट्रॉमा होने के बाद ऐसी सिचुएशन आई है, तो इंडिकेट करता है ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर ये इवेंट है, टोटल 7 पॉइंट हैं हमारे पास, इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा अगर सिम्टम पर्सन में आ रहे हैं तो ही हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एफर्ट टू अवॉइड थॉट, फीलिंग और कन्वर्सेशन एसोसिएटेड विद ट्रॉमा। पर्सन कोई भी, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहेगा, उसकी जो फीलिंग है अगर उससे पूछा जाए कि कैसा फील कर रहा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा या कन्वर्सेशन ही बंद कर देगा बिल्कुल ही। एक्टिविटी, अवॉइड एफर्ट, एक्टिविटी और प्लेस और पीपल जो कि रिकलेक्शन को कोज करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं या अराउज करते हैं। अराउज मतलब कि पर्सन में वो जो रिएक्शन है वो दोबारा होने के चांस है, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा पर्सन। थर्ड आता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो ट्रॉमा के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो इनेबल हो रहेगा उसको रिकॉल करने में। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें वो जो सिचुएशन है वो उसको अफेक्ट कर रही है, तो बार बार उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल अगर किसी से पूछा जाए कि किस वजह से एग्जाम्पल कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई में ही किसी का मर्डर हो गया, जो जिसने उस चीज़ को देखा है, पर्सन उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो उससे पूछा जाए किसने किया ये काम, जब उससे पूरा इवेंट एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो जो मेन पर्सन जो उसमें इंक्लूड होता है उसको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उससे वो अफेक्ट हो चुका है, इमोशनली भी और फिजिकली भी उसको अफेक्ट कर गई ये चीज़ें, डरेगा वो बताने में, तो वो सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट। बार बार अगर जैसे एग्जांपल पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो उसको अवॉइड करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट कंडीशन रहेगी, या रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, या जो जिन चीज़ों में उसको पहले अच्छा लगता था करने में वो चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है पर्सन। उसके बाद आता है सेंस ऑफ फोर्स एंड फ्यूचर। इसमें रहता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पर्सन में अपने लाइफ की रिगार्डिंग, फ्यूचर लाइफ के रिगार्डिंग कंडीशन अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, या तो पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएगा, या करियर नहीं डेवलप हो पाएगा, या उसके फैमिली मेम्बर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सब सिम्टम हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डी पार्ट, जिसमें सिम्टम इंक्लूड है हमारे परसिस्टेंट सिम्टम है जो इंक्रीज़ करते हैं अराउजल को। अराउजल मतलब कि जो स्टिमुलेशन है, हाइपर एक्टिविटी है, या उसका जो फियर है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि ट्रॉमा होने से पहले सिम्टम नहीं थे। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो आता है डिफ़िकल्टी फॉलिंग स्लीप और स्टेइंग स्लीप, जो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी, जो हमने सिम्टम में भी पढ़ा है। इसके बाद आता है आउटबर्स्ट, इरिटेबिलिटी और आउटबर्स्ट है एंगर का, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी है, पर्सन में हाइपर विजिलेंस है, या एग्जैगरेटेड सर्टल रिस्पॉन्स है। तो इनमें से कोई 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम अगर पर्सन में है तो ही हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ऐड कर सकते हैं। ई पार्ट में दिया है जो ड्यूरेशन है सिम्टम की, क्राइटेरिया बी, सी एंड डी की मोर देन 1 मंथ होनी चाहिए, तभी हम इसको डायग्नोज कर पाएंगे। इसके बाद आता है जो सोशल, ऑक्यूपेशन और अदर इम्पोर्टेंट एरिया में जो पर्सन की फंक्शनिंग है, अगर वो इम्पेयर्ड हो गई है, इम्पेयर्ड मतलब प्रॉपर नहीं कर पा रहा है इवेंट के बाद वो सिचुएशन, वो कंडीशन, या वो वर्क जो उसको, टास्क जो उसको प्रोवाइड किया गया था, जैसे जॉब में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या स्टूडेंट है स्कूल में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई है, तो वो अफेक्ट हो रही है, तो वो इस क्राइटेरिया में इंक्लूड हो सकते हैं। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जो ट्रीटमेंट है उसमें थेरेपी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।